गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 11 का रसायन विज्ञान अध्याय रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना अध्याय का भाग नंबर 3। इसमें टॉपिक है हमारा संकरण। संकरण एक काल्पनिक घटना है। वास्तव में संकरण जो होता है वो परमाणुओं के कक्षकों के मध्य होता है। संकरण में दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं और परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। जितने संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उसी संख्या में उतने नए संकरित कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक और इस घटना को संकरण कहते हैं। संकरण के विशेषताएं या संकरण के गुण, तो पहला है संकरण में केवल जो संकरण हमारा होता है इसमें केवल परमाणविक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं। जो आपका संकरण होता है, संकरण में केवल एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। नंबर 2, संकरण की क्रिया के फलस्वरूप केवल सिग्मा बंध बनते हैं। नंबर 3, अगर हम संकरण की बात करें तो संकरण में समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक ही भाग लेंगे। नंबर 4 में संकरण में परमाणविक कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है संकरण के प्रकार। तो संकरण आणविक कक्षकों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1, sp संकरण। नंबर 2, sp2 संकरण। नंबर 3, sp3 संकरण। नंबर 4 आ जाएगा हमारा sp3d संकरण और नंबर 5 पे हमारा आ जाएगा sp3d2 संकरण। लेकिन हम sp संकरण पढ़ेंगे, sp2 संकरण पढ़ेंगे और sp3 संकरण पढ़ेंगे। sp3d और sp3d2 संकरण हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो पहला हमारा sp संकरण है, इसमें एक s और एक p परमाणु कक्षक अतिव्यापन करेगा और अतिव्यापन करके दो संकरित कक्षक बनाएगा, जिसे बोलेंगे हम sp संकरित कक्षक, और ये घटना कहलाएगी हमारी sp संकरण। जैसे इसमें अगर हम बात करें BeCl2 की बात करते हैं, तो जो BeCl2 है, BeCl2 sp संकरण को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें जो हमारा Be है, Be का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और इसका जो मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px0, 2py0, 2pz0 होता है। ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इसकी मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, अर्थात उत्तेजित अवस्था में आ जाए, तो उत्तेजित अवस्था में आने के बाद जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है s कक्षक का, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर 2px में पहुंच जाता है। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाती है। तो ये Be आपका है, 1s2 आपका यही रहेगा। तो 2s1 हो जाएगा, 2px1 हो जाएगा, 2py0 हो जाएगा, 2pz जो हमारा, ये भी हमारा 0 रहेगा। ये है इसकी उत्तेजित अवस्था, अर्थात एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, ये जो P होता है, P उपकोष के पास 3 कक्षक होते हैं, Px, Py और Pz। ये आपका S है, S में एक इलेक्ट्रॉन है और Px में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, ये आपस में अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करने के बाद यहाँ से हमारा ये बन जाएगा, ये 2 कक्षक बनेंगे। लेकिन ये दोनों कक्षक समान ऊर्जा के, जितनी ऊर्जा लगभग इनकी होगी इतनी ही ऊर्जा लगभग इसकी होगी, समान ऊर्जा के और समान आकृति के बनेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ये आ जाएगा।
अब इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, इन इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए इसके साथ Cl अतिव्यापन करेगा, तो Cl का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडजस्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन का, ये हमें Cl से मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? हमें Cl से मिलेगा। तो इसे बोलेंगे हम sp संकृत कक्षक, sp संकृत कक्षक। अब बात आती है इसकी संरचना की। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो संरचना, इसमें केवल 2 परमाणु कक्षकों ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो संरचना होगी वो बेटे रेखीय होगी। कैसी होगी इसकी संरचना? रेखीय होगी। देखो Be है, एक Cl हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक Cl हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर कैसी बन गई इसकी? रेखीय स्ट्रक्चर। अब आती है बात बंध कोण की। तो इसके बंध कोण की अगर हम बात करें तो बंध कोण इसका रेखा, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या था? रेखीय है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अच्छा, sp संकरण हो गया। नंबर 2 पे हमारा आएगा sp2 संकरण। sp2 संकरण, अगर sp2 संकरण की बात करें तो कितने? 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक S और 2p, जब एक S और 2p परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापित होकर, क्या होकर? अतिव्यापित, अर्थात ओवरलैपिंग करके अतिव्यापित होकर लगभग उतनी ही ऊर्जा के नए 3 कक्षक बनाते हैं, तो इन 3 कक्षकों को sp2 संकेत कक्षक, और इस घटना को हम बोलेंगे sp2 संकरण। क्या बोलेंगे हम? sp2 संकरण। इसके लिए क्या करेंगे? अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं BF3 ले लें। क्या ले लें? BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो आपका बोरोन परमाणु है, इस बोरोन परमाणु पर हमें संकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वही स्थिति क्या है, जो बोरोन हमारा होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरोन का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 5। कितना होता है? 5। परमाणु क्रमांक कितना? 5 है। 5 का मतलब क्या है? 1s2, 2s2, 2px1, 2py0 हो जाएगा, 2pz0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये कौन सा अवस्था है? मैंने आपको बताई थी, पहले लेते हैं मूल अवस्था। कौन सी अवस्था? मूल अवस्था। अब ये आपकी कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। अब हम क्या करेंगे? दूसरी स्टेट आती है उत्तेजित अवस्था। इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? जो इसके पास वाला कक्षक होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदकर इसे एनर्जी मिलेगी, तो कूद कहाँ पहुँच जाएगा? 2p में पहुँच जाएगा। तो 1s2 हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा, 2px1, 2py1, और यहाँ पे आ जाएगा 2pz0। ये है आपकी उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? उत्तेजित अवस्था। इस उत्तेजित अवस्था में आने के बाद एक हमारा ये है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। दूसरा हमारा ये है 2s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन से कहाँ चला गया? 2py में चला गया। अब जो p हमारा है, p के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे 2, और ऑर्बिटल कितने होते हैं इसके? 3। अब क्या करेंगे? ये 3 ऑर्बिटल हमारे, 3 ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों क्या कर लेंगे? तीनों आपस में अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन करने के बाद, ये तीनों अतिव्यापन करने के बाद 3 नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। 1, 2 और 3। एक हमारा ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा हमारा ये आएगा। इसे हम बोलेंगे sp2 संकृत कक्षक। sp2 संकृत कक्षक, अर्थात जब एक s और 2p परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापित होकर लगभग उतनी ही ऊर्जा के नए 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, तब इन 3 ऑर्बिटलों को sp2 संकृत ऑर्बिटल, और इस घटना को sp2 संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल BF3 में, BF3 हमने क्या करा? जो B है हमारा है, B के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिडेंस का 1s2, 2s2, 2px1, 2py0 हो जाएगा, 2pz, ये मूल अवस्था हो गई। तो ग्राउंड एक्साइडेड स्टेट में पहुंचेगा तो इसे एनर्जी मिलेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, जैसे इलेक्ट्रॉन कूद कहाँ पहुंच जाएगा? 2py में पहुंच जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? 1s2, 2s1, 2px1, 2py1। अब ये 3 हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
BFF के साथ अतिव्यापन करके एक एक बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक एक बॉन्ड बना लेंगे और इसकी स्ट्रक्चर हमारी जो इसकी संरचना है वो बन जाएगी sp2 संकरित कक्षक। अब बात आती है इसकी संरचना की। अब उसमें कितने थे? उसके अंदर जो हमारे थे उसके अंदर उसके अंदर हमारे 2 संकरित कक्षक थे। अब यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। तो 3 का मतलब क्या है? जब 2 थे तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? रेखीय। 3 का मतलब इसकी स्ट्रक्चर रहेगी प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल अर्थात समतलीय त्रिकोणीय। एक ये बन जाएगा, दूसरा हमारा ये बन जाएगा, तीसरा हमारा ये बन जाएगा। ये सेंटर में यहाँ पे हमारा F आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा और हमारा यहाँ पर भी F आ जाएगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी इस प्रकार से। और इसका बंध कोण, जो इसका बंध कोण होगा, इसका बंध कोण हमारा होगा 120 डिग्री। कितना होगा? 120 डिग्री। हमारा sp संकरण हो गया, sp2 हो गया। अब आता है sp3 संकरण। तो sp संकरण में क्या होगा कि जब एक S और 3p परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापित होकर लगभग उतने ही ऊर्जा के नए 4 कक्षक बनाते हैं, तब इन 4 कक्षकों को sp3 संकरित कक्षक और इस घटना को हम बोलेंगे sp3 संकरण। संकरित कक्षक ये हमारे हो जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा है चलने वाला मैथेन ले लो। कितना ले लो? क्या ले लो? मैथेन। मैथेन में कार्बन परमाणु का sp3 संकरण है। तो कैसे निकालेंगे? कार्बन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0 होता है। ये इसकी अवस्था है, वही मूल अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। दूसरे स्टेट में आ जाओ, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ये होगी इसकी उत्तेजित अवस्था अर्थात क्रोध वाली अवस्था। इस उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि जो हमारा 2s है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 2pz में चला जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल इसके ये बन जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। और ये 4 कक्षक हमारे पास, ये चारों कक्षक परस्पर मिलेंगे, अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करने के बाद ये 4 नए कक्षकों को निर्माण करेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा, इसे बोलेंगे हम sp3 संकरित कक्षक। sp3 संकरित कक्षक। इसके बाद इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना होगी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय अर्थात टेट्राहेड्रल या 3D। कैसी होगी? ये कार्बन एटम है, इसके सेंट एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तीसरा हाइड्रोजन हमारा ये हो जाएगा, चौथा हाइड्रोजन ये आएगा और इसे हम क्या कर देंगे? एक डॉटेड लाइन से मिला देंगे। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। और ये आपका स्ट्रक्चर है चतुष्फलकीय है। बंध कोण इसका होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमने क्या पढ़ाया? संकरण। संकरण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा के परमाणु ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन होकर उतने ही ऊर्जा और उसी संरचना के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तब इन स्ट्रक्चरों को संकरित कक्षक और इस घटना को बोलते हैं संकरण। पहला हमने पढ़ाया था sp संकरण। तो sp संकरण में क्या होता है कि एक s और एक p परमाणु कक्षक परस्पर मिलेंगे और मिलने के बाद 2 नए संकरित कक्षक बनाएंगे।
वो कहलाएगा आपका sp संकरण। इसका बंध कोण 180 होगा, स्ट्रक्चर इसकी रेखीय होगी। दूसरा पढ़ाया था हमने sp2 संकरण, तो sp2 संकरण में क्या होगा, एक s और दो p होंगे, तो 3 कक्षक का निर्माण करेंगे वो होंगे हमारे sp2 संकित कक्षक। इसका जो बंध कोण होगा वो होगा हमारा 120 डिग्री और इसकी स्ट्रक्चर होगी समतलीय त्रिकोणीय। तीसरा पढ़ाया हम लोगों ने, तीसरा जो हमारा है ये है sp3 संकरण। कौन सा, sp3 संकरण। तो sp3 संकरण में क्या है हमारा, एक ऐसे 3 p है, तो ये कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। sp3 संकित कक्षक हमारे हो जाएंगे। इसमें हमने मैथेन लिया है, मैथेन में कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये था, ये मूल अवस्था का था। जैसे ही ग्राउंड एक्साइड स्टेट में पहुंचेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कूदकर 2pz में चला जाएगा, तो इसकी स्ट्रक्चर हमारी ये बन जाएगी। ये 4 हमारे sp3 संकित कक्षक बन जाएंगे। संरचना इसकी ये है, चतुष्फलकीय और बंध कोण इसका 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। अब डेफिनेशन तो इसकी हो गई। अब आता है केंद्रीय जो हमारा परमाणु होता है, तो केंद्रीय परमाणु पर संकरण, केंद्रीय परमाणु पर संकरण का निर्धारण कैसे किया था। केंद्रीय परमाणु पर संकरण का निर्धारण, ये हम लोगों को करना है। तो इसके लिए हमें संकृत कक्षक ज्ञात करने होते हैं। तो संकृत कक्षकों की संख्या बराबर होती है सिग्मा बंध की संख्या प्लस उस केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात आबंधी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, आबंधी इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका इसका ये है, एक फार्मूला ये। दूसरा है उदासीन यौगिक के लिए अगर डायरेक्ट निकालना कि आपको नहीं पता कि सिग्मा बंध कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उदासीन परमाणु के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु नहीं सॉरी, उदासीन अणु के लिए, उदासीन अणु के लिए 1/2 m + v, 1/2 m + v। नंबर 3 हमारा हो सकता है कि वो उस पर नेगेटिव चार्ज हो, अर्थात ऋणायन हो, तो ऋणायन के लिए क्या करेंगे, ऋण आयन अणु के लिए करेंगे 1/2 m + v। ऋणायन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का आना, तो जितने भी ऋणायन होंगे उसे उसमें ऐड कर देंगे, प्लस ऋण आयनों की संख्या। चौथा होगा हम लोगों का धनायन, तो धनायन अणु के लिए क्या करेंगे 1/2 m + v माइनस धन आयन तभी क्रिएट होगा जब उसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो वो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस पर क्या, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके लिए उसकी संख्या माइनस कर देंगे, माइनस धन आयन की संख्या, धन आयनों की संख्या। अब हम पहले वाले की बात करते हैं। पहला वाला क्या है हमारा, संकृत कक्षों की संख्या निकालनी है सिग्मा बंध के आधार पर। किसके आधार पर, सिग्मा बंध के आधार पर निकालनी है। तो क्या करेंगे, सिग्मा बंध के लिए क्या करना है, जैसे मेरे पास इधर कहा कि मेरे पास H2O मॉलिक्यूल है, इस H2O मॉलिक्यूल में जो आपका ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु आपका केंद्रीय परमाणु होगा, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगी, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा वहां पे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इसके पास 2 लोन पेयर बच जाते हैं, 2 लोन पेयर इसके पास बच जाते हैं। तो एक सिग्मा बंध ये है, एक सिग्मा बंध ये है। तो अगर इसे देखें तो संकृत कक्षक कितने हो जाएंगे, संकृत कक्षक बराबर सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या प्लस एलपी, अर्थात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बंध कितने, 2, एलपी कितने, एक ही है, एक ही कितने हो गए, 2। तो संकृत कक्षक कितने आ गए, 4। संकृत कक्षक हमारे आ गए 4। तो संकृत कक्षक 4 आने का मतलब है, इस तोड़ लो, 1s 3p, 1s और 3p। तो H2O में ऑक्सीजन परमाणु पर जो संकरण होता है वो हमारा होता है sp3, अर्थात 3 ये और 1 ये, कितने हो गए, 4। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरे में हम ले सकते हैं NH3 ले लें,
तो NH3 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन होती है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन होती है। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। तो उन 5 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा यहाँ पे करेगा, तीसरा यहाँ पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद होने पार्टिसिपेट कर लेंगे। कितने बचेंगे? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं ये हमारे Lp हैं। कितने हैं? Lp। तो सिग्मा बंद कितने हो गए इसमें? अगर सिग्मा बंद की बात करें तो 1 2 3, तो सिग्मा बंद कितने हो गए? 3। और Lp कितना हो गया हमारे पास? Lp की संख्या कितनी हो गई? 1। तो संकृत कक्षक कितने जाएंगे? संकृत कक्षक बराबर 3 + 1 बराबर कितना हो गया? 4। अर्थात इस पर भी sp3 संकरण होगा। कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया। कौन सा बॉन्ड आ गया इसमें? डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बन परमाणु है, तो इस कार्बन परमाणु पर कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट निकाल देंगे। संकृत कक्षक बराबर, संकृत कक्षक बराबर सिग्मा बंध की संख्या प्लस Lp। यहाँ पे Lp क्या है? 0। तो सिग्मा बंध कितने हैं हमारे? 2 + 0, तो कितना आई है? 2। तो 2 का मतलब क्या है? संकरण क्या हो जाएगा? sp संकरण। तो इस प्रकार से सिग्मा बंध की सहायता से हम किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु पर, किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब नंबर 2 की बात करते हैं। उदासीन अणु में, उदासीन अणु में केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर संकरण का निर्धारण। क्या करेंगे इसमें? 1/2 m + b मैंने आपको बताया था, और उसमें बताना भूल गया था। इसमें m जो होता है, m होता है एक संयोजी तत्व जिसकी संयोजकता 1 होती है। उस तत्व को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कौन कौन सा हो सकता है? वो हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है आदि। मतलब m की जो वैल्यू रखेंगे वो वही रखेंगे जो हमारे पास एक संयोजी तत्व उपस्थित होगा। दूसरा है हमारा V। तो V का मतलब क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो आपका सेंटर परमाणु है, उस सेंटर परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बात करते हैं कि निकालना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल हमने PCl5 लिया। इस PCl5 में हमें P अर्थात फास्फोरस पर संकरण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? 1/2 m की वैल्यू, मैंने क्या कहा था कि m केवल वही रखेंगे जो हमारा एक, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होगी। क्लोरीन कितनी है यहाँ पे? 5 प्लस जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है हमें नहीं पता। हम चलो निकाल लेते हैं। 15 इसका वो है परमाणु क्रमांक। तो 2 8 5 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। तो बराबर हो जाएगा 1/2। 5 और 5 10, 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 5। तो संकृत कक्षक क्या आ जाएंगे यहाँ पे? संकृत कक्षक बराबर कितने आएंगे हमारे? 5। तो 5 का मतलब क्या है? 1 S हो जाएगा, 3 P, 1 S 3 P, 3 और 1 4, और 1 D जोड़ दो, sp3d आ जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें यहाँ पे, दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा? हमने अभी तक के जो लिया है इसमें केवल मोनोवैलेंट था। कैसा था? मोनोवैलेंट, अर्थात जिसकी संयोजकता 1 थी। दूसरा हमने लिया है SO2। अब SO2 में सल्फर पर निकालना है। किस पे निकालना है? सल्फर पे निकालना है। तो सल्फर पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो सल्फर आपका है, सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर होता है 16। तो 16 का मतलब क्या है? 2 8 6। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब हमें इस पर संकरण निकालना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला
इसमें 1/2, अब m की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो कितनी है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को m की वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसकी संयुक्ता कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2, नहीं लेंगे तो m की वैल्यू कितनी है, 0, और एस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, तो यहाँ पे लगाओ 0 + 6, तो यह जाएगा 1/2, डिवाइड करो 3, तो संकरित कक्षक कितने आ गए, संकरित कक्षक कितने आए हमारे पास, 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, sp2, इसका मतलब क्या हो गया, sp2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम बात करते हैं H2SO4, H2SO4, H2SO4 में सल्फर पर संकरण निकालना है। किस पर निकालना है, सल्फर पर संकरण निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें हम, निकालने के लिए इसमें देखो एक संयोजी तत्व भी है, इसके अंदर एक संयोजी तत्व भी है और इसमें द्विसंयोजी तत्व भी उपस्थित है। इसमें दोनों तत्व उपस्थित हैं, एक संयोजी भी और द्विसंयोजी। फार्मूला m की वैल्यू देखो पहले क्या होगी, इसमें m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m केवल कितने, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसकी कितनी है, 1, तो इसकी संख्या कितनी है, 2, तो m के स्थान पर कितना जाएगा, 2। अभी हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में किया था, जो सल्फर होता है, सल्फर के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तब वो होती है कितनी, 6, कितनी होगी, 6। अब इसे सूत्र में लगा दो, 1/2 m + v की अगर हम बात करें तो 1/2 m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और v कितना है, 6, तो जोड़ दो 1/2, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 4। तो H2SO4 में, H2SO4 में सल्फर परमाणु पर संकरण कौन सा हो जाएगा, 4 वाले के लिए क्या होगा, 1 S और 3 P, अर्थात sp3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो ये तो था हमारा उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए था ये हमारा, उदासीन परमाणु के लिए। अगर ये परमाणु हमारा कैसा हो जाए, उदासीन अणु में अगर ये हमारा अणु कैसा हो जाए, ऋण आयन हो जाए, कैसा हो जाए, ऋण आयन हो जाए, तो कैसे निकालेंगे, ऋण आयन में क्या हमारा, ऋण आयन में क्या करेंगे, ऋण आयन के लिए जो निगेटिव चार्ज है उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, उसे हम जोड़ देंगे, तो m + v, और यहाँ पर जाएगा ऋण आयनों की संख्या, ऋण आयनों की संख्या। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो SO4 - 2 ले लो, SO4 - 2 में क्या करेंगे, किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। तो क्या होगा ये 1/2, m की वैल्यू देखो पहले कितनी है, m की वैल्यू हमारी कितनी है, 0, v की वैल्यू कितनी है सल्फर के लिए, 6 होती है। ऋण आयन कितने हैं, ऋण आयन है हमारे पास 2। फार्मूला क्या है, 1/2, m की वैल्यू कितनी है, 0, v की वैल्यू कितनी है, 6, प्लस ऋण आयन कितने हैं, 2, इसे ऐड कर दो, तो 1/2, तो ये 6 8 2 8, अर्थात 4 का मतलब है sp3 संकरण। कौन सा संकरण हो जाएगा ये, sp3 संकरण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं धनायन के लिए। किसके बाद बात करेंगे, धनायन के लिए। तो धनायन में क्या करेंगे, धनायन में माइनस कर देंगे, माइनस धन आयनों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लो NH4 ले लिया। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 होती है, अर्थात V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5, M की वैल्यू कितनी है, 4, कितनी है, 4। अब एक प्लस है, अर्थात धनात्मक आयन की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमें निकालना है संकरण, किस पे, नाइट्रोजन परमाणु पे निकालना है। तो 1/2, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, प्लस v कितने हैं, 5, प्लस कितने हैं, 1, तो ये हो जाएगा 1/2, 8, डिवाइड करो कितना है, 4, अर्थात sp3 संकरण। कौन संकरण आएगा हमारा, ये sp3 संकरण। तो इसके द्वारा हम किसी भी यौगिक या किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु पर आसानी के साथ संकरण ज्ञात कर सकते हैं, संकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने क्या करा, संकरण पढ़ लिया, संकरण के प्रकार पढ़ लिए। अब हम इस वाले टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बंध को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे हम, हाइड्रोजन बंध को पढ़ेंगे। अब हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कुछ नहीं करना है, 2 लाइन है। अगर ये हाइड्रोजन परमाणु हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जैसे उच्च ऋणात्मक परमाणुओं के साथ संयोग करेगा,
अर्थात जब हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन उच्च ऋणात्मक परमाणुओं के साथ संयोग करेगा तब उसके मध्य दो प्रकार के बंध बनते हैं। एक बंध को हम एक स्ट्रॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे हम? सहसंयोजी बंध बोलेंगे। तो दूसरे को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस बंध को जो डॉटेड लाइन वाला बंध होता है उसे बोलते हैं कमजोर बंध होता है। उस कमजोर बंध को ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अर्थात जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऋणात्मक परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि के साथ संयोग करता है तो उसके मध्य दो प्रकार के बंध बनते हैं। एक बंध को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरे बंध को एक स्ट्रॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डॉटेड लाइन वाला बंध होता है उस बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यह बंध हमारा बहुत ही दुर्बल होता है। अब बात आती है हाइड्रोजन बंध के प्रकार। अब हाइड्रोजन बंध के प्रकार। तो हाइड्रोजन बंध हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा होगा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अगर हम पहले वाले की बात करें जो आपका अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का मतलब ये होता है कि जब हाइड्रोजन बंध एक मिनट पहले वाले की बात कर रही थी अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो अंतराणुक हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है। जब हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे बोलेंगे हम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। जैसे इसकी बात करें, जैसे में हमारा H2O ले लो, HF ले लो, NH3 ले लो। इसमें इसकी बात करते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बंध हमारा ये है, ये एक अणु उसका ये हो गया, दूसरा अणु उसका ये हो गया, फिर तीसरा अणु आपका ये बन जाएगा, तीसरा अणु आपका ये बन जाएगा। इसमें क्या है, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बन जाएगा तुम लोगों का पॉजिटिव, और ये आ जाएगा नेगेटिव। तो ये वाला जो बंध है हमारा इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा था अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। जब बनने वाला हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य बनता है तो उस बंध को हम बोलेंगे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होगा, ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, अर्थात यहाँ पे OH ग्रुप होगा, यहाँ पे NO2 ग्रुप होगा और ये ऑक्सीजन होगा। तो ये वाला ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा आप लोगों का, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन दो प्रकार का है। पहला हमारा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध जैसे H2O, HF, NH3, अर्थात जब बनने वाला हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो उस बंध को हम बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। और जो बंध एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य बनता है उसे बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इसमें प्रोटीन भी आ जाएगी, DNA, RNA भी इसी में आते हैं। तो इनमें जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक क्वेश्चन आता है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस क्यों? तो इसका भी यही आंसर है कि H2O द्रव है और H2S गैस, तो H2O के अंदर अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है जिसके कारण वो कैसा होता है, लिक्विड अवस्था में पाया था। जबकि जो आपकी SO2 होती है, SO2 में किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा संकरण के प्रकार और हाइड्रोजन बंध। इससे आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत। इसी साथ ये लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद।